सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम 2024 की फुल प्रिपरेशन के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की पहली क्लास डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। दोस्तों बायोलॉजी का आपका सबसे पहला जो चैप्टर होने वाला है वो है जीवों का वर्गीकरण या फिर जीव जगत का वर्गीकरण। इस चैप्टर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और आज की इस क्लास में हम आपको कंप्लीट इस चैप्टर के पहले चैप्टर के कंप्लीट थ्योरी पोर्शन को अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहता है एग्जाम में और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। अगर आप इस चैप्टर के थ्योरिकल को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए जीव जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इसका हमें पढ़ना आज है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको उससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो आपको जानना है। तो देखिए लीनियस नाम के वैज्ञानिक थे, लीनियस इनका नाम आपने सुना होगा अपने 12th में अगर बायोलॉजी लिया था तो आप जरूर जानते होंगे। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई या फिर इसे द्विनाम पद्धति भी कहा जाता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विनाम या फिर द्विजगत पद्धति जो है वो विकसित करी गई थी तो किस काल में? लीनियस के काल में। किसके काल में? लीनियस के काल में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये बन जाता है, इसको आपको नोट करते चलना है। इसके बाद उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमैलिया जगत में वर्गीकृत किया गया था। देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। द्विनाम पद्धति या फिर द्विजगत पद्धति जो है वो लीनियस के काल में शुरू कर गई थी और इनमें इनको प्लांटी और एनिमैलिया ये दो पद्धतियाँ इसमें जो है वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों इसके आगे आपको जानना है कि कोशिकाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आपका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं तो वो क्या करती हैं? एक ऊतक का निर्माण करती हैं और आपका जो ऊतक है ना वो जुड़ करके एक आपके शरीर के किसी अंग का निर्माण करता है, ये आप जानते हैं। देखिए कोशिकाएं अलग अलग प्रकार से दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी सर? एक आपकी होती है यूकैरियोटिक और एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसे हम हिंदी में ससीम केंद्र की या फिर असीम केंद्र की कह सकते हैं। ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ये आपकी इंग्लिश के ही शब्द हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक कोशिका एक बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। यानी जब ये पद्धति बनाई गई जीवों के वर्गीकरण की तो ये पद्धति जो है सफल नहीं हुई। इसमें कुछ जीव ऐसे थे जिनको कि न ही हम यूकैरियोटिक में रख सकते थे और न ही प्रोकैरियोटिक में रख सकते थे। तो कुछ जीव ऐसे थे और यही समस्या को दूर करने के लिए इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। यानी ये सफिशियंट नहीं थी कि जीवों को अच्छे से वर्गीकृत किया जा सके। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति यानी कोशिका की जो बाहरी आवरण होता है उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। दोस्तों अगर आप हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो आपके मैं गारंटी 100% लेता हूँ आप इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। 100% श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के। कोशिका भित्ति के लक्षण पोषण की वृद्धि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यानी बहुत सी समस्याएं आने लगी लोगों को इस पद्धति को लेकर के। ठीक है, इसके बाद इसी पद्धति में क्या क्या था? देखिए इसकी जो 5 जीव जगत के लक्षण थे ये आपको यहाँ पे देखना है। 5 जगत वर्गीकरण जो कि इसके बाद आया था। यहाँ पे हमें आप थोड़ा सा आपको दिखा दें तो देखिए अभी आपने समझा, क्या समझा? अभी आपने समझा कि एक द्विनाम पद्धति जो लाई गई थी जो कि लीनियस के काल में यानी लीनियस ने शुरू करी थी, ये आप कह सकते हैं या फिर इसके जनक कह सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्या आ रही थी क्योंकि कोशिकाएं जो थी वो दो प्रकार की थी, एक यूकैरियोटिक और एक
प्रोकैरियोटिक, इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब इसमें बहुत समस्याएं आ रही थी कि कुछ जीव ऐसे थे जिनको न कि यूकैरियोटिक में रखते थे और न ही प्रोकैरियोटिक, यानी एक कोशिकी, जिसको कि केवल एक कोशिका से वो बना हुआ हो कोई भी जीव, या फिर बहुकोशिकीय, जैसे कि हम हैं तो हमारे बहुत से कोशिका यानी बहुत से हाथ हैं, पैर हैं, बहुत से अलग अलग अंग हैं, ठीक है। तो यही कारण होता है। तो इसमें बहुत समस्याएं आ रही थी, किस जीव को किसके अंतर्गत हम रखें, किस जीव को। तो इसको दूर करने के लिए एक नया पद्धति का निर्माण किया गया, जिसे कहा गया 5 जगत वर्गीकरण। अच्छा, 5 जगत वर्गीकरण, इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। इनका नाम था R.H. विटकर। क्या नाम था? R.H. विटकर, ठीक है। इसका नाम आप बिल्कुल रट जाइए, याद कर लीजिए, घोर कर पी जाइए। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हर साल पूछता ही है ये। इन्होंने 5 जगत जो वर्गीकरण दिया ना, ये कौन कौन से इनके जगत के वर्गीकरण थे, कौन कौन से जगत थे? पहला जो जगत था वो था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत का वर्गीकरण जो है वो R.H. विक्टर ने दिया। इन्होंने बताया कि जो कोशिका के प्रकार हैं वो मोनेरा के जो संघ के जो जीव होंगे वो प्रोकैरियोटिक की तरह होंगे, प्रोटिस्टा के यूकैरियोटिक होंगे, फंजाई के यूकैरियोटिक होंगे, प्लांटी यूकैरियोटिक होंगे, एनिमेलिया के भी यूकैरियोटिक होंगे। इनकी जो कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है, आपने कोशिका जो है इसका पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका का जो फिगर है वो देखा होगा। इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, बहुत से जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं सभी इसमें होते हैं, ठीक है, विद्यमान होते हैं। अब इसमें कोशिका की जो बाहर का जो आवरण होता है ना, ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं बाहर का, इसे ही हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति यानी दीवाल, यानी जो कोशिका को एक प्रकार से बाहर से सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो कोशिका भित्ति जो है मोनेरा संघ के जो जीव थे, जो कि प्रोकैरियोटिक प्रकार के थे, उनमें सेलुलोज रहित था। यानी सेलुलोज जो है वो केवल और केवल जो आपके पादप होते हैं ना, पादप, उसमें अधिकतर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित थे सेलुलोज कोशिका भित्ति में, और यहाँ पर देख सकते हैं फंजाई में भी कुछ उपस्थित थे और सेलुलोज रहित थे। तो ये सब इसके अंतर हैं। केंद्रक झिल्ली, अच्छा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है मोनेरा संघ में, उपस्थित है प्रोटिस्टा संघ में, फंजाई में। तो ये देखिए चार्ट एक है, ये चार्ट मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इस चार्ट को समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी से कि मात्र इस चार्ट से आपके 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान समझ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें किस में उपस्थित होता है, किस में नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 5 जगत जो वर्गीकरण है, ये पद्धति किसने शुरू किया था? तो ये जो है R.H. विटकर नाम के वैज्ञानिक थे। कब किया था? तो 1969, इसको जरूर याद रखिएगा। सन 1969 में R.H. विटकर नाम के वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। अब ये 5 जगत कौन कौन से? तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका यहाँ से 10 से 15 मार्क्स जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। कोशिका संरचना, थाइलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। यानी जो उन्होंने वर्गीकरण का पद्धति दिया था ना, उनके जो भाग थे, जो जिसके आधार पर उन्होंने ये पद्धति बनाई थी, वो इसके भाग यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं, और ये सभी आपके जो मैं बता रहा हूँ ये सब NCERT की बुक में ही दिया गया है। जैसे कि जो आपके इससे पहले की जो वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत जो बैक्टीरिया थे, नीलहरित शैवाल थे, शैवाल जानते हैं आप, है ना, जो कि आपने देखा होगा। फंजाई यानी मांस के बारे में बात किया गया है। फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को, इनको पादपों के साथ रखा गया था, यानी ये पादप के रूप में आते थे, इनको पादप ही कहा गया था। देखिए एक होता है जंतु जगत, एक होता है पादप जगत। जंतु जगत के अंतर्गत हमारे जीवों के बारे में बात किया जाता है, और पादप जगत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में बात किया जाता है। तो ये जो आपके हरित शैवाल, नीलहरित शैवाल या फिर बैक्टीरिया थे ना, इनको पादपों के अंतर्गत रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की जो कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना समानता थी, यानी कोशिका भित्ति सभी में होता था, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से अलग थे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को एक अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिका जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास था एवं स्पाइरोगायरा था शैवाल, ये थे। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का
हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। अब थोड़ा थोड़ा आपको सभी संघ के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो आपको समझ लेना है। जैसे मोनेरा जगत, मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो जितने भी आप बैक्टीरिया देखते हैं, सभी प्रकार के बैक्टीरिया, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत इनको रखा गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। क्या समझ गए आप कहेंगे कि सर मोनेरा जगत क्या है, इसके अंतर्गत कैसे जीव आते हैं? तो जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी को मोनेरा जगत में रखा गया है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं और सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। अब बैक्टीरिया आप नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाएंगे। गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल स्थानों पर ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में, गोलाकार कोकस, छड़ाकार यानी छड़ के आकार की, आपने देखा होगा जो आपने जैसे कि कहीं कोई बर्तन है या फिर कोई नदी है या फिर कोई ऐसा बर्तन है या फिर वो जानते हैं आप हांडी जानते हैं, जैसे कि अगर कोई हांडी पड़ी हुई है इस प्रकार की, अगर इसमें पानी अगर बरसात का रुका हुआ है बहुत लंबे समय तक, तो आपने देखा होगा इसमें कुछ छड़ प्रकार के इस प्रकार के जीव जो है उत्पन्न हो जाते हैं और वो बहुत तेज़ी से इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं छड़ आकार, छड़ के आकार की। उसी प्रकार गोले आकार कुछ होते हैं, वो होते हैं आपके गोलाकार कहलाते हैं, कामा आकार के होते हैं। इसके अलावा सर्पीला आकार के स्पाइरिलम में इनको बांटा गया है। ये 4 भाग हैं जिनको कि बांटा गया है बैक्टीरियाओं को। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे कोकॉई है। ठीक है, इसको बेसिलाई कहा जाता है, कुछ इस प्रकार के छड़ के आकार के। इसके अलावा स्पाइरिला है, विब्रियो है, ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये सब आपको नाम अगर पूछ लिया जाए और इसमें से कोई एक ऑप्शन दे दे कि बताइए कि कोकाई जो है वो किस संघ के अंतर्गत आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। 5 जगत यहाँ पे होते हैं, 4 जगत के नाम दे देंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे आद्य बैक्टीरिया क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। आद्य बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक अलग प्रकार के विशिष्ट प्रकार के होते हैं और ये गर्म झरने में अधिकतर देखने को मिलते हैं। ये आपको बस इतना याद रखना है। सर इसका एक कार्य भी है, क्या कार्य है सर? इनके गोबर से मीथेन का उत्पादन भी हम करते हैं, ये आपको याद रखना। अच्छा, यू बैक्टीरिया क्या है? हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब यानी चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनो बैक्टीरिया, जिसको कि नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, 2024 के एग्जाम में ये पूछा गया था। क्या पूछा गया था? साइनो बैक्टीरिया का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है नील हरित शैवाल, या फिर नील हरित शैवाल को अन्य नाम क्या है? तो साइनो बैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल कहते हैं। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण से ही ये अपना भोजन बना लेते हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषण जल में बहुत फलते फूलते हैं। अगर बहुत गंदा जल है ना, तो वहाँ पर आपके ये साइनोबैक्टीरिया अधिक देखने को मिलेंगे। समझ आ रहे हैं? बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टार्क एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेटरोरिस्टिट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। परपोषी यानी दूसरे पर जो आश्रित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं परपोषित। आप जानते हैं हमारे मुंह में, ठीक है, हम आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारे मुंह में बहुत से तमाम प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं और कुछ खराब बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो ये परपोषित होते हैं। कैसे परपोषित कहाएंगे सर? आप कोई भोजन खाते हैं, आपके दांत में, आपके मसूड़ों में कुछ भोजन जो है वो फंसा रह जाता है, ठीक है, या फिर आपके दांत के ऊपर जमा रहता है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो वहीं पर पनप जाते हैं और वो आपके उसी भोजन पर पोषित होते हैं, यानी परपोषित कहलाते हैं। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया से कुछ रोग जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं। बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड जो कि बुखार आ जाता है, टिटनेस, ठीक है, यानी किसी ऐसी चीज़ों से चोट लग जाए हमें अगर, और उससे अगर ब्लड स्राव होने लगे, रक्तस्राव होने लगे, तो हमें टिटनेस का एक प्रकार का रोग हो जाता है और ये लंबे समय बाद इसका लक्षण देखने को मिलता है। टिटनेस की एक वैक्सीन आती है जिसको कि अगर कोई आपको किसी ऐसी चीज़ से
चोट लग जाए, ठीक है, जिससे कि ब्लड निकल जाए, तो आपको वो टिटनेस का वैक्सीन दिया जाता है। साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं, किससे? बैक्टीरिया से होने वाले ये रोग हैं। देखिए अगला जो जगत आता है वो आता है प्रोटिस्टा जगत। आपको याद होना चाहिए कि प्रोटिस्टा जगत जो है इसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। देखिए आपने जब सबसे पहले पढ़ा मोनेरा जगत के अंतर्गत, तो मोनेरा के अंतर्गत हमें क्या पढ़ा? जितने भी जीव आपके बैक्टीरिया होते हैं सभी बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में। प्रोटिस्टा में जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप भी हो सकता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लानाइड, पंख, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। समझ रहे हैं? अब देखिए प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं, यानी प्रोटिस्टा जो जगत है ना, इसके जो जीव होते हैं वो आपके जल में ही देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्राइसोफाइट क्या है? इस समूह के अंतर्गत डाई एटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं, यानी कि आपको बस इतना याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। क्राइसोफाइट जो है इस जगत के अंतर्गत, ये आपके इसी जगत के अंतर्गत आता है। तो इस समूह के अंतर्गत डाई एटम तथा सुनहरे शैवाल पूछा गया था 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन, कि जो सुनहरे शैवाल होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो क्राइसोफाइट के अंतर्गत आते हैं। डाइलोफ्लैजिलेट क्या है? ये जीवधारी मुख्य समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। केवल आपको इतना याद रखना है कि डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं, इस प्रकार के जो जीव होते हैं, ये समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी समुद्र में देखने को मिलते हैं और प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। ये हरे, भूरे, नीले अथवा लाल रंग के हो सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यूग्लिनाइड। ठीक है, इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। यानी यूग्लिनाइड जो होते हैं, यूग्लिनाइड इसको याद रखिएगा, अधिकांश ये स्वच्छ जल में यानी साफ जल में पाए जाते हैं। देखिए आज जो आप फिगर देख रहे हैं इसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है? यूग्लिना। ये कुछ इस प्रकार का इसका आकृति दिखा गया है, ये इसका आकार होता है। और यूग्लिना जो है इसमें खासियत ये होती है, या फिर यूग्लिनाइड के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं इसमें खासियत ये होती है कि ये स्वच्छ जल में ही रहते हैं। और स्वच्छ जल में प्रकाश अगर उपस्थित है, अगर प्रकाश मिल रहा है उसे, तो वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बना लेंगे। प्रकाश अगर नहीं मिल रहा है तो जल में उपस्थित जो छोटे जीव होंगे, जो भी बैक्टीरिया होंगे, उनसे अपना ये भोजन जो है वो बना लेते हैं। बस इतना याद रखना आपको है। ओके, आगे चलते हैं। अवपंक कवक क्या है? अवपंक कवक मितपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों, पेड़ पौधों में जो सड़ती हुई टहनियाँ होती हैं तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का ये भक्षण करते हैं। आगे है प्रोटोजोआ। ठीक है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये पैरामीशियम का है। क्या है ये? पैरामीशियम। ठीक है, और ये बहुकोशिकीय जीव होता है। अगर आप इसको बीच से काट देंगे फिर भी ये आपा दो अलग अलग भाग में जीवित रह जाते हैं। प्रोटोजोआ, देखिए सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, यानी दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी जैसे हमने आपको बताया बैक्टीरिया के बारे में, उसी प्रकार प्रोटोजोआ जो है ये सभी होते हैं परपोषी। बैक्टीरिया तो कुछ स्वपोषी भी होते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ सभी परपोषी होते हैं, यानी दूसरे पर ही पोषक तत्वों को लेकर के वो जीवित रह पाते हैं। जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं, ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है आपका अमीबीय प्रोटोजोआ। क्या है? अमीबीय प्रोटोजोआ। ये स्वच्छ जल में या फिर समुद्री जलों में देखने को मिलते हैं। दूसरा आपका कौन सा है? कछाबीय प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कछाव पाया जाता है, एक प्रकार का जो है ढकने वाला आवरण होता है। परजीवी कछाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है, जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है, यानी नींद की बीमारी हो जाती है। अगर ये आपको काट लें या फिर आप इसके संपर्क में आ जाए तो आपको निद्रा वाली बीमारी हो सकती है। समझ रहे हैं हम? तो याद रखिएगा कछाबी प्रोटोजोआ जो है, या फिर पूछा जा सकता है कि ट्रिपेनोसोमा ये किसके द्वारा होता है? तो ये कछाबी प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोआ आपको ऑप्शन में दिख सकता है। दोस्तों आपको इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पूरे थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पश्माभी प्रोटोजोआ। तो ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं। ठीक है, कवक यानी फंजाई, ये आपका तीसरा जगत है। ठीक है, पहला आपने पढ़ा मोनेरा जगत पढ़ा। ठीक है, दूसरा आपने क्या पढ़ा बताइए?
पहला आपने पढ़ा कवक जगत जो थे, आपने कौन कौन सा जगत पढ़ा, एक बार यहाँ से आ जाते हैं। पहला आपने पढ़ा मोनेरा, दूसरा आपने पढ़ा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा जगत आप पढ़ने वाले हैं फंजाई। चलिए फंजाई को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्लांटी। देखिए परपोषी जीवों में फंजाई यानी कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। ठीक है, इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। रोटी अथवा संतरे का सड़ना फंजाई के कारण होता है या फिर फफूंदी कह सकते हैं। समान छत्रक यानी मशरूम, जिसे कि आप कुकर मुत्ता कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में, या फिर टोड स्टूल भी कहा जाता है, इसको फंजाई हैं। ठीक है, सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण ही होते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं या फिर जहाँ लगातार एक जगह पानी गिरता होता है, वहाँ पर अक्सर ये कुकुरमुत्ता आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? देखिए इसका कारण क्या है। हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। समझ रहे हैं? या तो नहीं तो क्या होगा, रोटी को अगर आप बाहर रख दीजिए, ठीक है, 1-2 दिन रोटी को बाहर रखिए, उस पर जो है फफूंदी लग जाएगा। ठीक है, फंजाई तंतुमय है, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिकीय है इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल या फिर माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म जिसे कहता है, कोशिका द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में, भरा होता है, जिन्हें संकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं, मैंने आपको बताया फंजाई। इसके अलावा मैंने अपने पिछले जो टॉपिक में पढ़ा था, क्या था, प्रोटिस्टा, तो ये भी इसमें जो आपके जीव थे मैक्सिमम जो थे वो परपोषी ही थे। ठीक है, और अधिकांश फंजाई भी परपोषी होते हैं। वे मृत ब्रस्टेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, अतः इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो फंजाई है यानी फफूंदी है, कवक है, इन्हें हम मृत जीवी भी कहा जाता है। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं, यानी परजीवी, मृतजीवी, ये सभी इसके नाम हैं। इसके अलावा सहजीवी भी इसका एक नाम है, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फंजाई को अन्य नाम क्या है, तो मृतजीवी, परजीवी या फिर सहजीवी इन्हें कहा जाता है। एक गुण और पाया जाता है फंजाई में, इनमें जनन जो है वो कायिक, खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस किन विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन और कायिक खंडन विधि द्वारा इसमें जन्म होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कि कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा जो है इनका होता है। लैंगिक जनन निषिक्ताड़ या फिर एस्केस बीजाणु तथा बेसिडियम जीवाणु द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है, इनके नाम केवल आप याद रखिएगा, जिन्हें कि फलनकाय कहते हैं। ओके, दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दो केंद्रकों का संलयन होना जिसे हम केंद्र संलयन कहते हैं। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी यहाँ पर हैं। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन में संयोजन संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आ जाते हैं, ठीक है, और संलयित हो जाते हैं, यानी आपस में मिल जाते हैं। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित यानी 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई में एक मध्यवर्ती केंद्रक अवस्था n+n अथवा एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रकी प्रावस्था हम कहते हैं। दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि कुकुरमुत्ता या फिर जिसे आप कहते हैं मशरूम, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत आता है, जिसमें कि सड़े गले पेड़ पौधे, ठीक है, लकड़ी या फिर रोटी सड़ा हुआ हो गया तो उस पर ये उगता है। एस्कोमाइसिस, इसमें समांतर थैली फंजाई से कहा जाता है। विरले पाए जाने के वाले एस्कोमाइसिस एक कोशिकी जैसे कि यीस्ट, ठीक है, इसके अलावा बहुकोशिकी जैसे कि पेनिसिलियम होती है। ये मितजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समरलागी पर उगने वाले होते हैं। कवक जला शाखित तथा पटीय होता है। ये आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद है बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको अगर क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम आपको कराएंगे तो वहाँ पर आपको
आपके डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार, मशरूम जो है ये आपका बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत भी आता है। ब्रिंग फंजाई अथवा पफ बाल है, ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों, आपने देखा होगा जो कटी हुई लकड़ी होती है, सड़ी हुई लकड़ी होती है, उस पर भी उग जाता है। सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में भी उग जाता है, जैसे कि कीट तथा कंड, स्मट, कवक जाल, शाखित तथा पटीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में आता है ड्यूटीरोमाइसिटीज, इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। इससे देखिए ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, इससे बस यही बनता है ड्यूटीरोमाइसिटीज का अन्य नाम क्या है, तो इसे अपूर्व कवक कहते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है पादप जगत में प्लांटी किंगडम। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं, यानी यूकैरियोटिक जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी पादप जगत में आते हैं, जिनमें कि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां जो है वो हरी होती हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि जितने भी हरे जीव होते हैं वो आपके पादप के अंतर्गत आते हैं, पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। ऐसे जीव को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कि कीट, बच्छी, पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ठीक है, ब्लेड वर्ड तथा वीनस फ्लाईटेप कीट, बच्छी, पौधों के और अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो बाहरी भाग होता है उसमें अगर आप किसी पेड़ पौधा, कोई पेड़ है ना, इसको बाहर से आप कुछ इसमें गोद दीजिए, ठीक है, या फिर चाकू से इसको काट दीजिए बाहर से कुछ भाग, तो इसमें से एक पदार्थ निकलता है चिपचिपा सा जिसको कि सेल्यूलोज बोलते हैं। इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण जो है अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में यानी पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जंतु जगत में एनिमेलिडिया किंगडम क्या है? इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक होते हैं। विषमपोषी यानी समपोषी नहीं होते हैं, विषमपोषी यानी अपने प्रकार के जीव को नहीं आश्रित होते हैं, विभिन्न अलग प्रकार के जीवों पर आश्रित होते हैं, जो कि बहुकोशिकीय होते हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। ग्लाइकोजन क्या है सर? देखिए, अगर वसा आपके शरीर में होती है, आप जानते हैं वसा के बारे में पता होगा आपको, जब आपके शरीर में वसा की जो कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन के रूप में वसा जो है ये टूट कर आपको एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट जब आपके शरीर में कमी हो जाती है तो वसा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टूट करके ग्लाइकोजन के रूप में टूट जाते हैं और आपको इससे एनर्जी मिलती रहती है। अगर आप भोजन न करें तब भी आपको एनर्जी मिलती रहती है वसा के माध्यम से। विषाणु, विरोइड तथा लाइकिन, इसके बारे में देख लेते हैं। विटकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत का वर्गीकरण विटकर ने दिया था, आपने पहले ही पढ़ चुका है। अकोशिक जीवों जैसे कि वायरस, ठीक है, तथा विरोइड तथा लाइकिन का उल्लेख नहीं किया गया है कि इनको किस श्रेणी में रखा जाए। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, वायरस का नाम इस जगत में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि ये वास्तविक इनका जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक होते हैं, यानी इसका कोई भी आकार हो सकता है, जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेज़बान कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपनी आकृति जो है वो बनाने लगते हैं और मेज़बान को मार देते हैं, जिसके द्वारा वो बन रहे हैं। जैसे कि देखिए, आपके शरीर में कोई वायरस जो है आपके शरीर में प्रवेश किया। अब आपके शरीर में जो कोशिका है उससे ये मिला और कोशिका जो है उससे मिल करके ये वायरस जो है उसका रूप ले लिया और कोशिका को वो मार देगा। समझ गए? हाँ, तो ये जिसका स्थान लेगा वो उसको वो नष्ट कर देता है। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल पदार्थ। पास्चर डीजे इवोनोवास्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। देखिए, ये क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है इसके रोगाणुओं को किसने पहचाना था? तो
इनका नाम था पास्टर डीजे इवोनोवास्की। 1852 ईस्वी में 92 ईस्वी में इन्होंने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणु को पहचानने का काम किया था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया था। ठीक है, इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था, यानी इसकी जो साइज़ थी वो बहुत छोटा थी, बैक्टीरिया से भी छोटा थी। इनको हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाते थे, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। ये जो बैक्टीरिया थे वो प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बेजरेनेक नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। यानी इसका मात्र रस अगर है और वो स्वस्थ तंबाकू में मिला दिया जाए तो उसमें भी एक मोजेक रोग जो है वो पकड़ लेगा। ठीक है, कंटेजियम वाइनम फ्लूएनम संक्रमक जीव तरल इसे कहा गया है, जो आपका तरल पदार्थ होगा, यानी जो तंबाकू के मोजेक रोग से ग्रसित जो पौधा होगा उसका अगर मात्र रस है उससे भी स्वस्थ पौधा प्रभावित हो सकता है। उसका नाम जो है वो कुछ इस प्रकार रखा गया, नाम आप देख सकते हैं। WM स्टानले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। ये अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। देखिए, वायरस जो होता है इसमें प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। आनुवांशिक पदार्थ यानी जो वायरस बना हुआ है वो किसी न किसी पुराने वायरस से ही मिलकर बना हुआ है, जो RNA अथवा DNA हो सकता है। RNA DNA का नाम आपको फुल फॉर्म पता होगा। ठीक है, किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते। वायरस जो होता है या तो RNA से मिलकर बना होता है या फिर DNA से मिलकर बना होता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है, यानी संक्रमित फैलाने वाला होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। ठीक है, पादप वायरस में लड़ी वाला केवल RNA हो सकता है, लेकिन जंतुओं में जो वायरस फैलते हैं इसमें RNA की भी लड़ी हो सकती है और DNA की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वायरस के बाद आपको विरोइड पढ़ना है। विरोइड क्या होता है सर? सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो कि वायरस से भी छोटा था तथा जिसके कारण पोटैटो स्प्लिटर ट्यूबर नामक रोग होता था। क्या था ना रोग? विरोइड से होने वाला रोग पोटैटो स्पिडल ट्यूबर नामक रोग होता था। विरोइडों में RNA तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते थे उनका अभाव होता था, यानी कि जो आपके विरोइड थे ना इसमें प्रोटीन आवरण जो कि वायरस में पाए जाते थे इनमें नहीं होता था, इसलिए यह विरोइड के नाम से आने लगा, क्योंकि ये वायरस से विभिन्न था। विरोइड के RNA का आणविक भार जो है वो कम था, किससे? वायरस से। लाइकेन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी का सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोवांट कहा जाता था या फिर कहते हैं। आपको केवल इतना याद रख लेना है। अब दोस्तों अंत में हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या आज पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला क्या चीज़ आप सीखा? सरल आकार की लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम वर्गीकरण जो किया था वो अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। किसने? अरस्तु ने। बाद में लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने जो है वो द्विनाम जगत का इन्होंने क्या किया? प्रतिपादन किया। ये आपको याद रखना है। दो विकल्प हुए, ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने। तीसरा, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो है वो किसने शुरू किया था? तो R.H. विटकर, इनका नाम आपको याद रखना है। ये 5 जगत कौन कौन से थे? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कौन कौन से थे? तो कोशिका की संरचना देखा जाता था, दैहिक संगठन यानी संगठन कैसा बना उसका है, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जाति विधि संबंध। ये 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है। मोनेरा जगत में केवल बैक्टीरिया को रखा गया है जो कि विश्वव्यापी है, यानी कहीं पर भी पाया जाता है। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत बृहत है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी एवं परपोषी हो सकती है। प्रोटिस्टा जगत जो कि सेकेंड था, इसमें क्राइसोफाइड, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड यानी यूग्लिना, पैरामीशियम जो मैंने आपको दिखाया था, प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए थे। ये मैंने आपको बता दिया है आज, ठीक है। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्र तथा झिल्लीबद्ध कोशिकाएं पाए जाते हैं,
ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ा। और इनमें प्रजनन जो है वो लैंगिक तथा अलैंगिक प्रकार से होता है। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, फंजाई के बारे में। फंजाई जगत की संरचना तथा आवास में बहुत भिन्नताएं होती हैं। फंजाई यानी कवक, फफूंदी, सबसे बड़ा इसका उदाहरण कौन सा है, कुकुरमुत्ता, ठीक है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। अधिकांश कवक में मितजीवी प्रकार का पोषण होता है। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्गीकरण थे। कौन कौन से किए गए हैं वर्गीकरण, देखिए, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ये 4, ठीक है। केवल इसके नाम याद रखिएगा, नाम पूछेगा तो आपको बताना है कि सर ये कवक के अंतर्गत आते हैं, फंजाई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, प्लांटी जगत, पादप जगत के अंतर्गत। प्लांटी यानी प्लांट यानी पादप जगत इसको कहा गया है। सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव जो हैं वो आपके प्लांट के अंदर, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो आपके इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कि शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म, ये सब आपके पादप जगत के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों तथा जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण परिसम होता है। इनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिक जीव जैसे कि वायरस, वीरोइड, लाइकेन, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया एक, कि वायरस को अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि वायरस को 5 जगत वर्गीकरण में किस जगत में रखा गया है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। चौथा जो ऑप्शन देगा वो दे देगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको हमने बताया कि 5 जगत वर्गीकरण में वायरस को या फिर वायरस से भी छोटा होता है विरोइड, इसको या फिर लाइकेन को, इनको 5 जगत वर्गीकरण में नहीं रखा गया है। तो दोस्तों आज हमने इस पहले चैप्टर के कंप्लीट थ्योरी पोर्शन को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझा है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है चार्ल्स डार्विन के समकालीन, यानी चार्ल्स डार्विन के समय ही जब वो इसका परीक्षण कर रहे थे उसी के समकालीन जैविक विकास के यानी जंतुओं के विकास के सिद्धांत का समान निष्कर्षण सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड रासेल वेलेस नाम के वैज्ञानिक ने। इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। और इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चंस को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम क्विज में 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जो है जिस पर आपको हम ऑफिशियली कोई अपडेट देते हैं। सेकेंड ग्रुप आप सभी के लिए बनाया गया है जिसमें आपको डेली क्विज कराई जाती है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स के क्विज कराए जाते हैं, जिसको दे करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान होता है। पांडा आपने देखा होगा जो कि भालू के जैसा ही होता है, ठीक है। तो पांडा जो है ये निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान होता है, तो पांडा आपने अभी बताया कि सर पांडा जो है वो भालू जैसा दिखता है। तो क्योंकि ये व्हेल यानी मछली तो होगा नहीं, क्योंकि ये पांडा तो भालू जैसा होता है। कंगारू भी नहीं होगा क्योंकि कंगारू की लंबी सी पूंछ होती है और उसका जो आकृति होता है कुछ अलग तरीके से होता है। अच्छा, पोर्क्यूपाइन क्या होता है सर, क्या आप बता सकते हैं पोर्क्यूपाइन क्या होता है। पोर्क्यूपाइन जिसको कि आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, पोर्क्यूपाइन को हम शाही जानते हैं। आप शाही आपने देखा है, पोर्क्यूपाइन को हिंदी में शाही भी कहते हैं। इसका हम आपको फिगर भी दिखा देना चाहते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो फिगर, इसको पोर्क्यूपाइन या फिर इसे हम शाही के नाम से जानते हैं। ये कुछ चूहे जैसी इसका संरचना होता है, चूहे जैसा इसकी आकृति होती है। बशर्ते इसमें होता क्या है, इसके जो बाहर का सिरा होता है, इसके जो शरीर होती है, इस पर कटीले कुछ बाल निकले होते हैं, कटीले कुछ होते हैं निकले हुए बाल की जैसे संरचना होती है। इसको हम शाही के नाम से जानते हैं या फिर पोर्क्यूपाइन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान है, तो वो है आपके भालू के समान, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी कौन सा है? स्पंज है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है या फिर इकाइनोडर्मेटा है? दोस्तों सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी, एक होता है आपका कशेरुकी और एक होता है अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी वो होते हैं जिनमें की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुकी जिनमें की रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ये आपके मोलस्का जो इसके संग के प्राणी होते हैं वो अकशेरुकी प्राणी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, स्पंज क्या है? स्पंज जो है आपसे पूछा गया है क्या है, तो स्पंज जो है वो एक प्रकार का जंतु है। क्या है? जंतु है। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आपको फिर से बता दें, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं ली है तो उसको जरूर ले लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर आप विजिट करिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बायोलॉजी की 2024 की एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, सामान्यतः जंतु स्थान बदल सकते हैं, लेकिन निम्न में से कौन सा जंतु स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है? देखिए सितार मछली जो कि समुद्र में या फिर जल में पाया जाता है तो स्थान परिवर्तित कर सकता है। इसके अलावा स्पंज जो है ये एक प्रकार का जंतु है, ये भी स्थान बदल सकता है। जोक जोक जो कि आपने देखा होगा, कुछ इनकी संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखिए आपने देखा होगा जोक जो होते हैं और इनके बाहरी इस शरीर पर कुछ इस प्रकार के एक कांटे निकले होते हैं, ठीक है। जोक जो कि अक्सर ये पानी में ही देखने को मिलते हैं। ये तीनों जो है यानी ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी, ये तीनों के तीनों जो है वो स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रा है ये आपका स्थान परिवर्तित नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर ये होता है वहीं पर ये रह जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली निम्न में से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है? तो सिल्वर फिश, सितार मछली, कुत्ता मछली यानी डॉग फिश से कहा जाता है या फिर सेल फिश। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक मछली कौन सी है, तो जो कुत्ता मछली यानी डॉग फिश है इसको वास्तविक मछली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन उभयचरों में जीव का अभाव होता है, यानी जीव उनमें नहीं पाया जाता है? स्फेनोडॉन, सेलेमोडर या फिर इक्थियोफिस या फिर नेक्टेरस? तो दोस्तों यहाँ पे जो इक्थियोफिस है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ये एक उभयचर प्राणी है और इनमें जीव नहीं होता है, जीव का अभाव होता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? ये बहुत ही इजी और कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी दे पाएंगे। व्हेल मछली, क्या ये आपने कभी व्हेल मछली को उड़ता हुआ देखा है? हाँ, आपने पानी में कभी कभी इसको इस प्रकार से निकलकर दूसरे जगह पानी में गिर जाती हैं, लेकिन ये उड़ तो नहीं सक रही है ना। इसके अलावा चमगादड़ को आपने उड़ता हुआ देखा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, हमने चमगादड़ को उड़ते हुए देखा है। मुर्गी, इसको कभी उड़ते हुए देखा है? तो कभी आपने एक आध बार इनको हल्का सा उड़ता हुआ देखा होगा, लेकिन इसको आप उड़ता हुआ नहीं कहेंगे। छिपकली को तो कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर चमगादड़ जो है इसको आपने अक्सर उड़ते हुए ही देखा होगा। तो बी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एकल पोषीय परजीवी है? एकल पोषी यानी यह जो होता है वो एक किसी जंतु पर पोषित होता है, यानी उसी के सहारे ये जीवित रहता है। तो हाइड्रा होता है, फैसियोलो होता है, एस्केरिस होता है या फिर केचुआ होता है? तो याद रखिएगा ये जो एस्केरिस है ऑप्शन नंबर सी, ये एक प्रकार का एकल पोषीय परजीवी है। परजीवी यानी दूसरों पर जो आश्रित होते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे बड़े जो होते हैं परपोषी होते हैं, इनको कहा जाता है, ठीक है। एस्केरिस यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोलंबा लिविया किसका साइंटिफिक नेम है, यानी किसका वैज्ञानिक नाम है? कोलंबा लिविया जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कबूतर जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसको हम कोलंबा लिविया के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी जीव होते हैं सभी के वैज्ञानिक नाम एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने के लिए रोकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पक्षियों को उड़ने के लिए रोकने की प्रक्रिया को, यानी वो उड़ ना सके, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेकिंग कहते हैं, डबिंग कहते हैं, डीवेकिंग कहते हैं या फिर ब्रेलिंग कहते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एक शिफ्ट में। पक्षियों को उड़ने के लिए रोकने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्रेलिंग। क्या कहते हैं? ब्रेलिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बहुत ही जल्द हम 2023 का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया गया था, इसका पूरा क्वेश्चन पेपर हम आपको सभी सब्जेक्ट के यानी कंप्लीट फुल पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। चैनल पर ही अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। तो अगर पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी है? तो चमगादड़ या फिर पत्तेदार चींटी, भसक या फिर व्हेल या फिर कांटेदार चींटी खाने वाला एकिडना। तो एकिडना जो है इस प्रकार के जितने भी जीव होते हैं सभी जो होते हैं वो अंडे देने वाले स्तनधारी ही होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ड किसकी प्रजाति है? कार्ड जो है वो किसकी प्रजाति है? क्या ये बकरी की प्रजाति है, मछली की प्रजाति है, फसल किसी की प्रजाति है या फिर कोरल की? तो जो कार्ड है ये एक प्रकार की मछली ही होती है, मछली की एक प्रजाति है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल में तैरने वाले पक्षी के क्या होते हैं? जो पक्षी जल में तैरते हैं उनके क्या होते हैं? बड़े बड़े पंख होते हैं। पंख का इनको क्या काम, क्योंकि वो उड़ते तो है नहीं, जल में जो पक्षी हैं उनको तैरने की आवश्यकता होती है, तो बड़े पंख की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लंबी चोंच इनकी कोई आवश्यकता नहीं है लंबी चोंच की। अंगूठा पंजों के साथ होता है, अंगूठा जो उनका होता है वो पंजों के साथ लगा होता है। तो ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिलता है, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। जाली नुमा पैर, जो उनका पैर होता है वो जाली नुमा होता है। जितने भी जल में तैरने वाले पक्षी होते हैं उनका जो पैर होता है वो कुछ जाली नुमा प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है? दोस्तों इसमें जो आपका बकरी है ना, बकरी गोट, ये जो है सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला एक प्रकार का जीव है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा उपास्थि नरम हड्डियों वाली मछलियों का है? निम्न में से कौन सा जोड़ा उपास्थि यानी हड्डी की बात करी जा रही है, नरम हड्डियों वाला मछलियों का है? तो जो शार्क और रे हैं ये दो प्रकार की मछलियां हैं, इनकी जो उपास्थि है वो नरम हड्डियों वाली होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही एक प्रकार की मछली ही हैं, शार्क आपने देखा होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो आपने यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है सिल्वर फिश, साप फिश, हेमर फिश और सकर फिश। तो दोस्तों इसमें आपको जो दिख रहा है साप फिश, हेमर फिश, सकर फिश, ये तीनों के तीनों जो हैं वो वास्तविक मछली नहीं है। लेकिन जो सिल्वर फिश है ये एक प्रकार की सॉरी, ये तीनों आपकी वास्तविक मछली हैं, बी सी एंड डी। लेकिन सिल्वर फिश जो है, ठीक है, ये आपकी वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, ओके। अगर आपको ये तीनों नाम याद है तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इनके नाम हो सके तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फिश, सितार मछली, डार्क फिश और कटल फिश, इन चारों में से कौन मछली है? तो आपको भी बताया वास्तविक मछली आपने पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो सिल्वर फिश ये तो आपकी वास्तविक मछली है नहीं, तो इसको तो बिल्कुल काट दीजिए। सितारा मछली ये भी आपकी मछली नहीं है वास्तविक। कटल फिश ये भी आपकी वास्तविक मछली नहीं है। लेकिन जो डॉग फिश है ये एक प्रकार की वास्तविक मछली है। देखिए वास्तविक मछली है क्या, इसमें क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। देखिए मछली जो होती है नॉर्मली आपने मछली जो देखा है कुछ इस प्रकार का मछली होता है। किस प्रकार का होता है सर? इस प्रकार का। और इसका कुछ प्रकार का ये होता है और ये होता है। वास्तविक मछली कुछ इसी प्रकार की होती है ना, ठीक है, ठीक बनाया हमने है। वास्तविक मछली कुछ इस प्रकार की होती है, आपने देखा होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इसमें वास्तविक मछली कौन सी नहीं है। देखिए सितार मछली देखा होगा आपने, तो सितार मछली कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी जो सितार मछली होती है कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। और जो कटल फिश है इसकी संरचना कुछ अलग होती है, सिल्वर फिश की संरचना कुछ अलग होती है। यहाँ पर जो डार्क फिश है इसका संरचना जो होती है वो मछली जैसी ही होती है, जो नॉर्मल मछलियाँ होती हैं उन्हीं जैसी होती है। पर इसका जो मुँह होता है वो कुछ कुत्ते जैसा होता है, कुत्ते यानी डॉग के आकार का इसका जो फेस होता है वो होता है, इसीलिए इसको हम डॉग फिश के नाम जानते हैं। और ये वास्तविक मछली भी कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक सर्प नहीं है? निम्न में से कौन जो है वो वास्तविक सर्प नहीं है? ग्लास सर्प, समुद्री सर्प, वृक्ष सर्प या फिर अंध सर्प? तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ग्लास सर्प ना, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। तो देखिए वेल जो है वो एक प्रकार का स्तनधारी भी है, चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है, कंगारू भी जो है स्तनधारी ही है। इसके अलावा हिप्पोपोटेमस ये एक प्रकार का जो है स्तनधारी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी की लिए पूछा गया है, स्तनधारी वर्ग ऐसा कौन सा है जो क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन जो है वो स्तनधारी ही हों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सुटेबल है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेंगुइन दिया गया है। पेंगुइन जो है हमेशा ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। पेंगुइन आप चाहिए तो आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। पेंगुइन जो होता है वो बतख, आपने देखा है बतख, बतख के आकार का ही होता है पेंगुइन, लेकिन ये केवल और केवल ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ये के ब्लैक और वाइट कलर का होता है, ठीक है, और ये जो होते हैं वो काफ़ी बड़े आकार में भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो कि स्तनधारी नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, उम्मीद है सभी इसका आंसर सही दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पक्षी है, या फिर पूछा जा सकता है सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो यहाँ पर मोर तो होगा नहीं, पेंगुइन तो आपको मैंने बताया दिया है, ईमू ये सभी नहीं होंगे। यहाँ पर जो शुतुरमुर्ग है ना, आप जानते हैं सबसे बड़ा स्तनधारी शुतुरमुर्ग, जो कि अभी विलुप्त हो चुका है और अभी इसको देखने को नहीं मिलता है। विलुप्त जीवों को हम, एक बुक होता है, एक पुस्तक होती है जिनमें कि विलुप्त जितने भी जीव होते हैं उनका विवरण देखने को मिलता है। तो उस बुक को आप याद रखिएगा, उसे हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक उसे बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो पक्षियों का जो हम अध्ययन करते हैं वो कहलाता है आर्निथोलॉजी। क्या होता है? आर्निथोलॉजी। इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर में क्लाइईटेलम पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस जानवर में क्लाइईलेटम पाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका केचुआ है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्लाइईलेटम पाया जाता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि जंतुओं का वैज्ञानिक जो नाम होता है, सभी जंतुओं के कुछ न कुछ वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे कि मेढक जो है, मेढक बताइए इसका क्या नाम होता है, वैज्ञानिक नाम? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कमेंट में बताइए अगर किसी को पता है तो। मेढक को, इसको हम वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सभी जंतुओं का कुछ न कुछ वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का भी वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है? होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है? तो होमो सेपियंस जो है इसका मतलब होता है बुद्धिमान मनुष्य। ठीक है, अब देखिए जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है? तो ये लैटिन भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता है? लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसको याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आप 100% इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोबस। ठीक है, इसको आप कोबरा भी कह सकते हैं। डायोफिस, एलेप्स या फिर पाइथन यानी अजगर। तो आपने अच्छे से जानते हैं इसको, हैं कि विषैला से पूछा गया है, तो आपने अजगर को देखा होगा। ये जो होता है अपने भोजन को, या फिर अपने जो भी जिसको भी खाता है, ठीक है, इस भोजन ही कहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को निगल जा रहा है, किसी छोटे जानवर को निगल जा रहा है, तो इसकी भोजन होगा वो। ठीक है, तो ये अपने भोजन को क्या करता है? सीधे निगल जाता है, न कि उसको काटता है या फिर कुछ करता है, ये सीधे निगल जाता है। तो अजगर जो है ये विषैला नहीं होता है, हालांकि ये निगल जाता है, या फिर किसी को अगर आप पकड़ लिया, ठीक है, उसके चपेट में आ गए, तो उसको बिल्कुल जकड़ लेता है तेज़ी से, और केवल जकड़ करके अपने प्रेशर से अपने शरीर के उसको दबा करके मार देता है और उसको निगल जाता है, और निकलने के बाद उसको सीधे ऐसे ही निकाल देता है बाहर। ठीक है, तो अजगर जो होता है वो विषैला नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मछलियाँ जल में तैरती नहीं हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं? उनमें तैरने वाले चप्पू उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि वो जल में तैरती नहीं है, नहीं तैर पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको हमने बताया कि होमो सेपियंस का सही परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो होमो सेपियंस का जो अर्थ होता है वो होता है मनुष्य बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य इसको कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, केवल कॉमन सा क्वेश्चन है और चांस है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, निम्न में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि सबसे बड़ा स्तनधारी या फिर सबसे बड़ा जो जीव है वो कौन सा है? नीली ह्वेल या फिर ह्वेल मछली कह सकते हैं। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है स्तनधारी है, इसलिए ये आपका सबसे बड़े बच्चों को जन्म दे सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर ध्वनि को आँखों के रूप में उपयोग करता है, यानी ध्वनि जो है उसको आँखों से ही महसूस कर लेता है, वो ऐसा कौन सा जानवर है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली कक्षा में या फिर कहीं से सुना जरूर होगा। कुत्ता, कुत्ता तो बिल्कुल नहीं होगा सर, कुत्ते को तो हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है भैया हटा दे रहे हैं। बिल्ली, बिल्ली को हटा दीजिए यहाँ से, बिल्ली भी नहीं होता है। अच्छा, आप कन्फ्यूज होंगे सर्प और चमगादड़ में, सर्प और चमगादड़ में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि ध्वनि को, यानी आप कुछ बोल रहे हैं तो वो आँखों के रूप में उपयोग करता है, आँखों से उसको सुनता है। तो देखिए यहाँ पे सर्प के लिए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्प जो है वो कुछ भी जो महसूस करता है वो अपने बॉडी से यानी स्किन से जो है महसूस करता है, फील करता है। लेकिन चमगादड़ जो है ये अपनी आँखों का इस्तेमाल करता है ध्वनि को सुनने के लिए या फिर उसको महसूस करने के लिए। तो यहाँ पर चमगादड़ यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा शार्क में क्लेस्पर किससे जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो मादा शार्क में जो क्लेस्पर है वो किससे जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो ये होता है पेल्विक फिन, इसको कहा जाता है, या इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है पहले क्वेश्चन में आपसे कि विज्ञान की शाखा आडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिनमें हम अलग अलग वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो आपको बता दें कि दांत यानी टीथ जो आपके होते हैं, दांतों का जो अध्ययन करा जाता है वो आडोंटोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सरीसृप के कौन से लक्षण आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होते हैं इसमें पंजे नुमा पंख पाए जाते हैं सरीसृपों में, इसके अलावा इसके जबड़ों में दांत होते हैं और पूंछ भी इसमें देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्कियोप्टेरिक्स में जो है इसके लक्षण क्या है सरीसृपों में, तो पंजे नुमा पंख जो है पंख होते हैं वो पंजों के रूप में होते हैं। इसके अलावा इनके जबड़ों में दांत होते हैं और पूंछ भी इनको देखने को मिलता है। और ज़्यादातर आपके जो पंछी होते हैं, जितने भी पंछी होते हैं सभी आपके आर्कियोप्टेरिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंच किस समूह को कहते हैं। डार्विन फिंच किन समूह को कहते हैं, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंछियों को जो है इन समूहों को, पंछियों के समूह को हम डार्विन फिंच समूह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन जिन भी स्टूडेंट्स का आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तम परिजीविका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। देखिए, उत्तम परिजीविका का जो सिद्धांत है वो दिया गया था स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन थोड़े भी हार्ड लग रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें। आपको बायोलॉजी 2024 की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप थ्योरी वाली क्लास को जरूर ले लें, क्योंकि अगर आप उन क्लास को ले करके हमारी इस ऑब्जेक्टिव सेशन को लेते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है समझ में भी आने लगेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो विलुप्त जानवरों के अध्ययन, जैसे कि सबसे एग्जाम्पल, इसका जो सबसे इजी एग्जाम्पल होगा वो आप ले लीजिए। जैसे आपके पुराने समय में जो है शुतुरमुर्ग जो है पाए जाते थे, लेकिन अब जो है वो विलुप्त के कगार पे हैं और देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो ये सभी जो है, जो इसका हम अध्ययन करते हैं उन जानवरों का ना, ऐसे जानवर जो कि विलुप्त हो चुके हैं, यानी पहले तो थे लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो उन सभी जानवरों का जो अध्ययन कहा जाता है उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। यानी पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत हम उन जानवरों का अध्ययन करते हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसे कौन सी बुक है जिसके अंतर्गत हम विलुप्त जानवरों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेड, इसको याद रखिएगा, पिछली बार पूछा गया था, रेड डाटा बुक इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत विलुप्त जानवरों का अध्ययन करा जाता है। अगला है आपका डायनासोर, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। तो स्तनधारी जो विलुप्त हो गए हैं, डायनासोर जो थे वो स्तनधारी थे जो विलुप्त हो चुके हैं, या फिर बड़े शाकाहारी प्राणी जो कि हिप्पोपोटेमस प्रजाति के थे, या फिर अंडे देने वाले स्तनधारी थे, या फिर सरीसृप जो विलुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर जो डायनासोर थे वो एक प्रकार के सरीसृप थे जो कि विलुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त का मिश्रण पाया जाता है। तो जो आपके उभयचर होते हैं, उभयचर यानी कि जो कि जल में और स्थल पर भी रहते हैं, तो ऐसे कशेरुकी से कहते हैं। कशेरुकी उन जानवरों को कहते हैं इनमें कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और अकशेरुकी इनमें नहीं पाई जाती है। तो निम्न में से पूछा गया है कौन से कशेरुकी में ऑक्सीकृत तथा
अनाक्सीकृत रक्त का मिश्रण पाया जाता है, तो वो आपके उभयचर ही होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है जंतु प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी ऐसे जीव जंतु जो कि पेड़ की शाखाओं में रहते हैं या फिर शाखाओं पर रहते हैं, तो उन्हें हम आर्बोरियल के नाम जानते हैं। क्या कहते हैं? आर्बोरियल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ या डाल्फिन शिकार, शिकारियों और अवरोध को खोजने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? बहुत सी अच्छा क्वेश्चन है। चमगादड़ या फिर डाल्फिन की बात कर ले। शिकार, जो शिकारी होते हैं वो इनके अवरोध को रोकने के लिए या खोजने के लिए, यानी चमगादड़ कैसे पता करेगा कि जो शिकारी है यानी हम हमारा शिकार होने वाला है, हम पर कोई हमला होने वाला है, या फिर डाल्फिन, ये सब कैसे पता करते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा पता करते हैं कि हम पर कोई आक्रमण होने वाला है? तो क्या ये ध्वनि का परावर्तन के द्वारा पता करते हैं? विट्स का निर्माण, ध्वनि का प्रकीर्णन या फिर प्रतिध्वनि के द्वारा ये महसूस कर पाते हैं कि हाँ, हम पर कोई आक्रमण होने वाला है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि यानी ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि द्वारा ही चमगादड़ या फिर डॉल्फिन यानी कि कोई अगर आपके उसके नज़दीक जा रहा है तो उनकी ध्वनि जो है उनको इसका आभास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि केचुए में कितनी आँखें पाई जाती हैं? तो ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 1 आँख होती है, 2 आँख होती है, बहुत सी आँखें होती हैं केचुए में, या फिर आँखें होती ही नहीं है, आँख रहित होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है कि केचुआ जो है इसमें आँख नहीं होता है, आँख रहित होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा, कोई स्टूडेंट 1, 2, 3 देने लगेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भाग डार्विन के क्रमागत विकास सिद्धांत का भाग नहीं है? तो प्राकृतिक चयनवाद, ये तो डार्विन के सिद्धांत में ही था। अस्तित्व के लिए संघर्ष, यानी जो जानवर जो है, यानी अगर मौसम के अनुकूल नहीं है, और जैसे कि अभी ठंडी का मौसम आ गया है, ठीक है, पहले गर्मी था अब ठंडी का मौसम आ गया, अगर आप ठंडी के प्रतिकूल नहीं होंगे, यानी ठंडी आ गई है, अगर आप गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं यानी ठंडी आएगी तो आपने मोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ठीक है, गर्म रहना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इससे आप अस्तित्व में बने रहेंगे, यानी आप प्रकृति के आधार पे ढल जाएंगे, तो आप जो है संघर्ष कर रहे हैं अस्तित्व के लिए, यानी आप जो है जीवित रहेंगे। इसके अलावा योग्यता की उत्तरजीविता, योग्यता यानी उत्तरजीविता, यानी इसका मतलब यही हुआ कि आप जो भी योग्यता है उसी के आधार पर आप उसको संघर्ष करते जा रहे हैं। लक्षणों का वंशानुक्रम, अब लक्षण पे इस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी अगर आपके पिताजी के सर पे बाल नहीं है, तो अगर आपके भी सर पे बाल नहीं है तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके मौसम के प्रतिकूल अनुकूल कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी बाल है या फिर नहीं है, या फिर आप मोटे हैं, पिताजी आपके पतले थे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप मौसम के अनुकूल हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, अगर आप उसके अनुकूल होंगे तभी आप जीवित रहेंगे, यानी आपका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रमागत विकास के सिद्धांत का जो भाग है वो आपका डी ऑप्शन जो है वो नहीं है। लक्षणों का वंशानुक्रम, ये इसका कोई भी भाग नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो शार्क, ईल और समुद्री घोड़ा, ये सभी आपके वास्तविक मछली के अंतर्गत आ जाएंगे। सितारा मछली, ये जो है वास्तविक मछली के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सब मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में बहुत ही अच्छे से बता रखा है, तो पिछली क्लास को अवश्य ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीट जीव में होता है, एक कीट जीव में क्या होता है? तो एक कीट जीव जो होते हैं उनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। क्या होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन। और आपको बता दें कि किस वर्ग के अंतर्गत विज्ञान के किसका अध्ययन करा जाता है, इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो देख रहे हैं, कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत करा जाता है? तो एंटोमोलॉजी, इसको आप याद रखिएगा।
अगला है निम्न में से फीता कृमि है, फीता कृमि जो है वो इनमें से कौन सा है? तो टीनिया, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिन्ना, या फिर यहाँ पे हिंदी में आपसे दिया गया है क्या, बाहरी कान पाए जाते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। आप जानते हैं आपके भी कान होते हैं, जानवरों के भी कान होते हैं, और केवल ऐसे ही जानवरों के कान जो है वो बाहर निकले होते हैं जो कि केवल स्थल पर रहते हैं, यानी स्तनधारियों में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है? अंडे देने वाला स्तनधारी इनमें से कौन सा है? स्लोथ, कंगारू, वेंडिकूट या फिर डक बिल्थ प्लेटिपस। तो इनमें से जो अंडे देने वाला स्तनधारी की बात करी गई है, तो डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये एक प्रकार का स्तनधारी है और ये अंडे देने वाला स्तनधारी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है पूछा गया आपसे कि 5 जगत वर्गीकरण ये सिद्धांत किसने दिया था? और आपको बता दें कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो 5 जगत वर्गीकरण जो है किसने दिया था? आर एच व्हिटकर ने दिया था, जॉन रे ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, या फिर एच एफ कॉफललैंड ने दिया था। ये सभी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से समझाया था। तो अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो जल्दी से बता दीजिएगा। जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर आर एच व्हिटकर जो कि नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही 5 जगत का वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिस पर हम आपको डेली क्विज कराते हैं, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुरंत जाकर के वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना ले। आपको बता दें कि जल्द ही आपको हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस भी देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आपको केवल रिकॉर्डेड क्लासेस ही दिख रही हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में भी समय है और अभी आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं संख्या में, अधिक संख्या में, तो आपको लाइव क्लासेस भी मिलनी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन भी बच्चों ने थ्योरी क्लास ली होगी उनको इसका आंसर तुरंत आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1998 में, 1998 में अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जंतु नामकरण आयोग की स्थापना करी गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन जिन भी बच्चों का आ रहा है उनका आंसर 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पूछा गया है कि मिर्मिकालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो चींटियों का अध्ययन जो है वो मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत करा जाता है। अगला है उभयचर यानी एम्फीबियन शब्द का अर्थ क्या है? तो उभयचर का अर्थ है द्विस्तरीय जीवन, यानी कि द्विस्तरीय कैसे? देखिए ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, यानी 2 प्रकार से जीवन ये यापन करते हैं। तो उभयचर का अर्थ यही हुआ। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पक्षियों और कीटों के पंख होते हैं। पंछियों और कीटों के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? काष्ठ रूपी, समरूपी, पैरालोगस या फिर विषम रूपी। दोस्तों आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं या फिर कीटों की बात कर ले तो दोनों के जो पंख होते हैं ना वो एक प्रकार के ही होते हैं, अर्थात ये समरूपी कहलाएंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा जानवर मोलस्का से संबंधित है? मोलस्का एक संघ है और आपको सभी संघों के बारे में बाय डिटेल बताया गया है थ्योरी वाली क्लास में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप सभी को उसमें एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन कराए गए हैं। थ्योरी में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन कराए गए हैं और आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में टोटल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है डी फार्मेसी का, वो इसमें आपके 400 नंबर के क्वेश्चन जो है टोटल पूछे जाएंगे, जिनमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और 2023 की बात कर ले तो इसमें कोई भी मास मॉकिंग नहीं था और 2024 के एग्ज़ाम में भी कोई भी मास मॉकिंग नहीं होने वाला है। अर्थात आपको 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ही आना है। इसमें आपके ग्रुप E1 के लिए ये बायोलॉजी की क्लास होने वाली है और बायोलॉजी में आपके 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। ओके, तो इसमें आपके संघ के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे आते हैं डी फार्मेसी में इंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं।
तो इस बार हम एनसीईआरटी को लेकर के ही चल रहे हैं। 2023 में हमने एनसीईआरटी लेवल को ही लेकर चला, तो इससे छात्रों को काफ़ी बेनिफिट मिला और बहुत से हज़ारों बच्चों को इस बार जो है गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिला। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी बच्चों को मिला और हमारे बहुत से बच्चे हैं जो कि अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल की कम्युनिटी टैब में जाकर के चेक कर सकते हैं। हमने हर एक बच्चों को जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, मैक्सिमम बच्चों को वहाँ पर कम्युनिटी में पोस्ट भी कर रखा है, तो आप जाकर के वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर मोलस्का से संबंधित है? तो ये आपका जो खरगोश है, समुद्री खरगोश, ये आपका मोलस्का संघ से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एनसीईआरटी आपके डिपार्टमेंसी के लिए मेन ये आपका जड़ है और एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से बुक को भी पढ़ लिया तो आप इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हालांकि इसमें सीटें की संख्या कम होने के कारण आपको अच्छा स्कोर करना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जानवर जबड़ा रहित होता है, यानी जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है? तो मिक्सिन जो है ये एक प्रकार का जीव होता है जिनमें कि जबड़ा नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से जीवों में से किसमें पौधे और जानवर दोनों की विशेषता है? तो ये क्वेश्चन आपको हमने पिछली थ्योरी क्लास में अच्छा से बताया था। यूग्लिना जो है, यूग्लिना, इसमें ऐसा एक ये जीव होता है जिसमें कि पौधे और जानवर दोनों की ही विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों ये दोनों प्रकार के इसमें गुण पाए जाते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगला है निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लॉटेरिया है? तो जो आपका कॉकरोच होता है, इसे आप नॉर्मल बोल भाषा में तिलचट्टा कहते हैं, तो कॉकरोच जो है इसको हम ब्लॉटेरिया कहते हैं, इसका ये वैज्ञानिक नाम होता है। सितारा मछली में गतिमान अंग होते हैं। सितारा मछली जो होती है इसमें गतिमान अंग क्या होते हैं? तो नालिका पाद जो है ये इसमें गतिमान अंग होते हैं, यानी हमेशा ये गतिमान ही होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक मछली है या फिर मछली का प्रकार है? तो जेलीफिश ये तो आप जानते हैं, लेवेस्टर, शालमोल, ये सभी आपके मछली के प्रकार तो नहीं होंगे। ये सब आपके मछली के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे सितार मछली हो गया, ठीक है, स्टार फिश जैसे बोलते आप हैं। इसके अलावा आपका डग फिश होता है, कुत्ता मछली, ठीक है, ये तो आपका मछली के प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार वेल, ये आपका एक प्रकार का मछली का प्रकार है। नॉर्मल आप ये समझिएगा कि जो आपकी मछली जो होती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। यहाँ पे मेरा उतना फिगर अच्छा है नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से मछली बनाते हैं ना, ठीक है। तो जो भी मछली का एक वास्तविक रूप होता है, अगर उस प्रकार से मछली आपको दिख रही है तो वो मछली का सही रूप कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वेल है वो आपका मछली एक प्रकार से है, लेकिन सालमोन, लेवेस्टर, जेलीफिश ये सब आपके मछली की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन लगाएंगे। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुका है और यार 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? और डार्विन का जो सिद्धांत है ये काफ़ी फेमस है। तो आपसे पूछा गया था कि चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था ये किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द फैमिलीज ऑफ स्पॉलवरिंग प्लॉट, बी दिया गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सी दिया गया है द लाइक ऑन अर्थ और डी दिया गया है द स्टोरी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो आपने यहाँ पे आंसर खुद देख लिया होगा क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन का इसमें सिद्धांत जो है इसको अच्छे से इसमें डिटेल में समझाया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है? निम्न में से सबसे जीवन अधिक जो है किसका होता है? ईगल यानी बाज होता है, कछुआ, चीता या फिर हाथी? दोस्तों ये जो कछुआ है ना, टॉर्टोइज जिसे आप बोलते हैं, इसका जो जीवन काल है वो इन सभी में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन जो है लगाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराना चाहते हैं ताकि आपके माइंड पर उतना लोड पड़े। आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं अटेम्प्ट, अगर आप क्लास को 1 से 2 बार लेते हैं तो आपके हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। अगर आपने थ्योरी क्लास ली है तो और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आपको हम बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लासेज ही दे रहे हैं, जल्द ही आपको अन्य सब्जेक्ट्स की यानी केमिस्ट्री की भी क्लासेज जो है और मैथमेटिक्स की क्लासेज भी है जो आपको देखने को मिल जाएंगी। हालांकि आपके एग्जाम में अभी समय है तो आपको जल्द से जल्द सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है और हमने आपको ऊपर ये क्वेश्चन कराया भी था, रेड डाटा बुक ये किससे संबंधित है?
तो आपको बताया था, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि जो भी जीव विलुप्त हो चुके हैं या फिर संकट की स्थिति में यानी विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनका उसमें विवरण देखने को मिलता है और वो पुस्तक है रेड डाटा बुक इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पर संकटापन्न प्रजाति, इसमें पादप और जंतु दोनों ही आ जाएंगे जो कि संकट की स्थिति में हो, संकट यानी विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उससे हम रेड डाटा बुक में उसका विवरण जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। सी एनीमॉन किस संघ से संबंधित है? सी एनीमॉन किस संघ से संबंधित है? तो सी एनीमॉन जो है ये आपका नीडेरिया संघ से संबंधित है। ये सब चीज़ें मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से बताया हुआ है, तो आप उन क्लासेस को जरूर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमीबा किस संघ से संबंधित है? अमीबा जो है वो किस संघ से संबंधित है? तो अमीबा जो है ये आपका एक प्रकार का प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ये जीव ऐसे जीव होते हैं, अगर इनको प्रकाश मिल रहा है तो प्रकाश की उपस्थिति में जो है ये अपना भोजन तो बना लेंगे, लेकिन मान लीजिए इसको आपने धूप में रखा ही नहीं, ठीक है, और इनको प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो है छोटे-छोटे जो जीव होते हैं, छोटे-छोटे जो कीटाणु होते हैं, उनसे अपना भोजन जो है वो बना लेते हैं, तो ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मकड़ी किस संघ से संबंधित है? मकड़ी जो है वो किस संघ से संबंधित है? तो आप इसका आंसर तुरंत दे पाएँगे, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत जो है वो मछली आती है। जितने भी जीव ऐसे होते हैं, जितने भी कीटाणु ऐसे होते हैं, जिनमें कि अधिकतर हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो वो सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे मकड़ी आपने देखा होगा, तो इसमें एक प्रकार का जाल होता है और इसमें इनके कई सारे पैर होते हैं, ठीक है? तो मकड़ी जो है ये आपका आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आ जाता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है? ऑक्टोपस आपने देखा होगा, इसके कई सारे पैर होते हैं और एक ही सिर होता है। तो ऑक्टोपस जो है ये किस संघ के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो जल्दी से बताइएगा। जी, बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ के अंतर्गत ही आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों का आ रहा है उनका आंसर 110% करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रॉन यानी झींगा किस संघ में पाया जाता है? तो झींगा यानी प्रॉन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ये आपका आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही आ जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केकड़ा किस संघ से संबंध रखता है, यानी केकड़ा किस संघ के अंतर्गत आ जाता है? तो क्या ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है, या फिर निडेरिया, या फिर प्लेटीहेल्मिंथेस, या फिर कॉर्डेटा? तो आपको बता दें कि जो केकड़ा है, आप सभी ने केकड़ा अवश्य देखा होगा, केकड़ा जो है ये आपका कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आ जाता है। इसे आप याद भी कर सकते हैं, जैसे क से केकड़ा और क से कार्डेटा, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम का परजीवी क्या बीमारी फैलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लाज्मोडियम का परजीवी यानी इसका जो एक प्रकार से परजीवी है वो क्या बीमारी फैलाता है, इसका वाहक जो है वो कौन सा होता है? तो देखिए, प्लाज्मोडियम जो है इसका वाहक होता है जो कि मलेरिया फैलाता है। मलेरिया जो है ये फैलाता है, प्लाज्मोडियम के कारण ही ये होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मलेरिया यानी बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आयस्टर किस संघ से संबंधित है? तो आयस्टर जो है वो मोलस्का संघ से ही संबंधित है। डी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उन सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है और उम्मीद है कि सभी इसका आंसर सही दे देंगे। जैसे कि पूछा गया है मनुष्य यानी आप पारिस्थितिकी तंत्र में किस श्रेणी में आते हैं? क्या आप सर्वाहारी हैं? क्या आप मांसाहारी हैं? क्या आप केवल मांस खाते हैं? या फिर आप शाकाहारी हैं? क्या आप केवल साग सब्जी ही खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं? या फिर आप जंतु पादप के अंतर्गत आते हैं? क्या आप केवल पेड़ पौधों के अंतर्गत आते हैं, या फिर आप बताइए किस में से आते हैं? तो आप कहेंगे सर हम तो सर्वाहारी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम मांस भी खाते हैं और साग सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सर्वाहारी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अब अगर आपको ये इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको पढ़ना लिखना सब बेकार है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, सभी बच्चों को आ रहा होगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? डार्विन को कहते हैं ना, डार्विन ही तो होगा इसका आंसर। बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है आपका। जंतु विज्ञान जो है इसका जनक हम अरस्तु को कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्न में से उभयचर का उदाहरण नहीं है। मेढक जो है ये स्थल पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। समुद्री घोड़ा ये तो केवल समुद्र में ही रहता है। एलिगेटर ये जो आपका टोड क्या होता है सर? आप पूछेंगे सर टोड क्या होता है? तो देखिए टोड और मेढक दोनों ही एक ही होते हैं। मेढक जो होता है आपने देखा होगा ये आपका हरे रंग का होता है। टोड जो होता है वो हल्का एक पीले रंग का मेढक होता है, इसे हम टोड कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया था मेढक और टोड में अंतर क्या होता है। तो मेढक और टोड दोनों एक ही चीज़ें होते हैं, लेकिन इनका कलर अलग होता है, इनका कलर अलग होता है। ये आपकी मेढक की ही प्रजाति के अंतर्गत आ जाता है। तो ये दोनों ही आपके हो गए जो कि आपके पाए जाते हैं स्थल पर। इसके अलावा समुद्री घोड़ा जो है वो केवल समुद्र में ही पाया जाता है। तो ये उभयचर का उदाहरण नहीं है क्योंकि ये केवल समुद्र में ही पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको केवल और केवल घोड़ा ही दिया हो तो उस कंडीशन में आपका ये आंसर गलत हो सकता है। तो समुद्री घोड़ा दिया हो तभी आप लगाएंगे कि ये उभयचर नहीं है, ये केवल क्या कहते हैं समुद्र में ही पाया जाता है, यानी जल में ही पाया जाता है, स्थल पर ये नहीं पाया जाता है। तो उस कंडीशन में आपका आंसर गलत हो सकता है। देखिए उसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कुत्ता मछली यानी डॉग फिश, इसका जो चेहरा होता है वो कुत्ते के समान होता है, कुत्ते के जैसा दिखता है, इसलिए इसको हम कुत्ता मछली या फिर डॉग फिश कहते हैं। तो इसका वास स्थान यानी ये कहाँ रहता है? तो डॉग फिश जो है ये भी आपका समुद्र में ही पाया जाता है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नेरिस फेरिटिमा यानी केचुआ, इसका वैज्ञानिक नाम है भैया हीरुडिनेरिया। रक्त चूसक की संघ के उदाहरण हैं। ये दोनों जो हैं इसके हेलमेथीज संघ के अंतर्गत आते हैं। हालांकि नाम थोड़ा कठिन है लेकिन आपको याद तो करना होगा। इसके हेलमेथीज संघ के अंतर्गत आपके केचुआ और रक्त चूसक दोनों ही आ जाते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा संघ है कॉर्डेटा के लिए सत्य नहीं है? कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो आपको अभी बताया गया था जो कॉर्डेटा संघ है इसके अंदर आपके केकड़ा आ जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि कॉर्डेटा के लिए सत्य कौन सा नहीं है? तो डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता दें हम। देखिए हृदय का जो पृष्ठीय भाग है, ठीक है, ये आपका कॉर्डेटा संघ के लिए सत्य नहीं है, यानी हृदय का पृष्ठीय भाग इसमें नहीं देखने को मिलता है, होता ही नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जिस पर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड क्विज कराए जाते हैं, यानी लाइव टेस्ट कराए जाते हैं जो आपको दे करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकते हैं और आपका अगला गवर्नमेंट कॉलेज होने वाला है आपका, ठीक है। तो चैनल को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम को तो चैनल के प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाइए या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? संघ की बात करिए, सबसे बड़ा संघ वो भी दूसरा, पहला नहीं। पहला की बात में बात यहाँ नहीं किया गया है। देखिए सबसे बड़ा जो दूसरा संघ है वो है आपका मोलस्का संघ। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा आपने दूसरा तो जान लिया, अब आपको ये भी पूछेंगे कि सर पहला सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो पहला जो है वो आपका जंतु जगत जो है वो आपका सबसे बड़ा संघ कहलाता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टीनिया यानी टेप वार्म, फेसियोला यानी लीवर फ्लू किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो हैं वो आपके प्लेट हेल्थ में मीज संघ के ही उदाहरण हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है साइकॉन यानी स्काइफा, स्पोजिला यानी मीठा जल स्पोंज और यूस्पोंजिया बाघ स्पंज किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सभी के सभी पोरीफेरा संघ या फिर पॉरीफेरा यहाँ पे लिखा गया है, ये सभी आपके पोरीफेरा संघ के ही एग्जाम्पल हैं। डी ऑप्शन जिन भी बच्चों का आ रहा है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है निम्न में से किस जंतुओं में शरीर गुहा अनुपस्थित होता है, यानी शरीर गुहा इसमें पाया ही नहीं जाता है। तो क्या ये सिलोमिड होंगे, स्यूडोसिलोमोट होगा, जंगली होगा या फिर एसिलोमेट होगा? तो ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जिनके अंतर्गत शरीर गुहा अनुपस्थित होता है? तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा एसिलोमेट। क्या होगा? एसिलोमेट। डी ऑप्शन जो है आपको इन क्वेश्चन को याद करना ही होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का जो है आखिरी क्वेश्चन था और ये आपका पहला जो चैप्टर है जंतु जगत एवं पादप जगत का वर्गीकरण, ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।
अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर यानी पोषण आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे और इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप उपस्थित होना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। आपकी डेली जो क्लासेस हैं बायोलॉजी की या फिर फिजिक्स की, वो आपको डेली शाम को 8 बजे से देखने को मिलती हैं, जो कि आपको चैनल पर लाइव देखने को ही मिलती हैं। तो आप डेली 8 बजे उपस्थित होया जरूर करिए और क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइव क्लासेस ले लेते हैं तो आपको बाद में जब आप क्लास देखेंगे तो आपका वो रिवीजन होगा। और जो बच्चा क्लास नहीं ले पाता है वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चैनल पर तो अपलोडेड मिल ही जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके होंगे और हम पोषण यानी आपका सेकेंड चैप्टर जो है बायोलॉजी का उसको कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगा हो, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, तो जैसा भी आपको क्लास लगे हमें कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए।